Hello everyone. We will read about the exhaustible and inexhaustible resources. हम इनके बारे में पढ़ रहे थे. Exhaustible और inexhaustible क्या होता है, and today we will read the remaining part of this topic. The non-renewability of these sources will probably cause price to rise up to a point where they are no longer easily available. अब देखिए नॉन रिन्यूएबिलिटी क्या होती है आपकी, जो आपका रिन्यू नहीं हो सकता है. तो इन सोर्सेज विल प्रोबेबली कॉज प्राइसेस टू राइज अप टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर इजीली अवेलेबल. अब देखिए जो चीज़ हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्या होता है, उन सोर्सेज के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, उनका जो रेट है. अब देखिए डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है ना. कोयला भी पहले सस्ता आता था, अब बहुत महंगा होता जा रहा है. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सभी चीज़, जो चीज़ कम मात्रा में बची हुई है, जैसे कि आपका गोल्ड देखिए, गोल्ड दिन पर दिन उसका प्राइस कितना हाई होता जा रहा है. जो भी चीज़ें जी पहले टाइम पे ये 1 रुपये की या उससे भी सस्ती थी, लेकिन अब ये बहुत महंगी हो गई है. तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इनका यूज़, अगर ये सस्ती रहेंगी तो लोग इनको खरीद लेंगे बहुत ज़्यादा, है ना. तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बच रही है, इनका प्राइस बढ़ा दिया जाता है ताकि इनको एक लिमिट में ही ख़रीदा जा सके. दे आर नो लॉन्गर ईजिली अवेलेबल, क्योंकि लंबे समय तक अवेलेबल नहीं है. वी शुड देयरफॉर यूज़ द रिसोर्सेज वेरी केयरफुली. इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि हमें रिसोर्सेज को बड़े ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए. लेट अस इन्वेस्टिगेट मोर अबाउट द एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब देखिए हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे किसके बारे में, मोर अबाउट द एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गई. इन रिसोर्सेज के बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. अब देखिए इनमें से कौन सा हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बैकबोन कहा जा सकता है. दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स फॉसिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड हैंस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. अब देखिए ये फॉर्म्ड कैसे हुए, ये जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस, ये फॉर्म कैसे हुए. दीज वर फॉर्म्ड, ये बने हैं किससे, डेड रिमेन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि जो डेड आपके प्लांट्स थे, डेड एनिमल्स थे, उनके फॉसिल से ये आपके बने हैं. जो डेड, इनका जो डेड बॉडी, इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी को ही फॉसिल कहा जाता है. दैट लिव, जो हमारी अर्थ पे रहते थे, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ये मर गए थे, तब जा कर के अब तक आपके ये फॉसिल फ्यूल्स हमको प्राप्त हुए हैं. एंड हैंस आर कॉल्ड, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि डेड प्लांट और एनिमल के फॉसिल से ये बनाए जाते हैं. फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड द एनर्जी टू पावर एवरीथिंग. फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एरोप्लेन्स. अब एवरीथिंग मतलब किस किस चीज़ को ये पावर देते हैं, जैसे कि एरोप्लेन को, एंड रॉकेट्स इन द स्काई टू द कार्स ऑन द रोड. दूसरा रॉकेट जो आसमान में जाता है उसको, एंड स्काई टू द कार्स ऑन द रोड, और जो रोड पर कार चलती हैं आपकी, ये सब चीज़ें किस चलती हैं, फॉसिल फ्यूल से चलती हैं, ठीक है. इन्फोबिट, पेट्रोलियम इज जनरली कंसिडर्ड टू बी मेड अप फ्रॉम एनिमल रिमेन्स वेयरएज कोल इज मेड अप ऑफ प्लांट मैटर. देखिए पेट्रोलियम आपका जनरली किससे बनता है, पेट्रोलियम आपका ध्यान रखना ये एनिमल रिमेन से बनता है. जो एनिमल की बॉडी होती है उससे गल सड़ के कि वो एक ऑयल के रूप में चेंज होती है, और ये पेट्रोल तो उससे बनता है आपका. जबकि जो कोयला होता है आपका, ये किससे बनता है, ये प्लांट मैटर से. जो हमारी लकड़ियाँ टूट फूट जाती हैं और मिट्टी के अंदर दबते दबते वो ब्लैक पड़ जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके आपका कोयला बनता है. हाउ डू वी गेट द फॉसिल फ्यूल्स. अब देखिए हम कैसे फॉसिल फ्यूल्स को प्राप्त करते हैं, अब इसके बारे में कि कैसे बनता है. द फॉसिल फ्यूल्स आर लोकेटेड डीप अंडरग्राउंड. फॉसिल फ्यूल्स ज़मीन के अंदर बहुत गहरे लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं. दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. अब देखिए अर्थ से इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, माइनिंग किया जाता है, यानी कि इनकी सुरंगें बनाई जाती है, ज़मीन के अंदर खोदा जाता है उसको बहुत ज़्यादा. कैन यू थिंक ऑफ द ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स फेस्ड बाय द कोल माइन वर्कर्स. क्या आप ये सोच सकते हो कि जो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, मतलब क्या जो इस व्यवसाय में कोल माइन के जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम माइनिंग खोदना होता है. एवरी टाइम यू लीव अ स्विच ऑन अननेसेसरली. प्रत्येक समय
आप क्या करोगे कि यू लीव अ स्विच ऑन अननेसेसरली, रिमेंबर दैट इट इज़ कंज्यूमिंग द एनर्जी। देखिए ना, आप लंबे टाइम तक स्विच को बिना किसी आवश्यकता के भी इसको खोले रखते हो, तो ध्यान रखें कि इससे एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन आपने चला रखी है, लेकिन वो वहाँ से बंद हो गई है चलते, उसकी जो टाइमिंग होती है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आपने अगर उसके स्विच को खोल रखा है, तो ऐसे भी क्या होता है, ऐसे भी वो एनर्जी को कंज्यूम करती है। विच वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल विच वॉज एक्सट्रैक्टेड बाई टॉकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। अब देखिए विच वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल विच वॉज एक्सट्रैक्टेड बाई टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। अब देखिए कोल को प्रोड्यूस करते समय उन लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ, मतलब बहुत रिस्क भी होता है, फिर एक्सट्रैक्टेड बाई टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। वर्कर्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ये इतना आसानी से नहीं हो पाता है खोदना भी, और दूसरा उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। अब फर्स्ट टॉपिक इज़ कॉल। हैव यू एवर ऑब्जर्व द मेकिंग ऑफ रोड्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब रोड बनती हैं, व्हाट इज़ द ब्लैक सब्सटेंस दैट इज पॉर्ड टू मेक द रोड स्मूथ। रोड को स्मूथ करने के लिए एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस डाला जाता है, वो क्या है आप बता सकते हैं? द थिक ब्लैक सब्सटेंस, जो मोटा ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है उसको कोलतार कहते हैं, समझ रहे हो ना, कोलतार। विच हेल्प इन मेटलिंग द रोड्स, ये हेल्प करता है किसमें, रोड्स को मेटलिंग करने के लिए। कोलतार इज प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ डार्क हार्ड ब्लैक एंड रॉक लाइक सब्सटेंस कॉल्ड कोल। देखिए कोलतार भी किससे बनता है, कोलतार भी आपका कोयला से ही बनता है। ठीक है, इस अ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ डार्क हार्ड ब्लैक एंड रॉक लाइक सब्सटेंस कॉल्ड। जब कोयला जब निकाला जाता है, ठीक है, उसी को निकालने के टाइम पे कोलतार भी एक प्रोडक्ट जो हमको ऑब्टेन होता है। कॉल इज़ अ हाईली कम्बस्टिबल सब्सटेंस मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। देखिए ये हाईली कम्बस्टिबल यानी कि जलने वाला, दहन वाला सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये मेनली कार्बन से बना हुआ होता है। इट ऑल्सो हैज़ सम अदर एलिमेंट्स लाइक, इसमें दूसरे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉल। एंथ्रेसाइट। अब देखिए कोयला जो है वो 3 तरह का पाया जाता है, मेन जो नाम है इसके वो 3 टाइप्स होता है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिनस और नंबर 3 लिग्नाइट, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट। अब देखिए इनके नाम अलग अलग क्यों रखे हैं, ये डिपेंड करता है कि कार्बन का कितना अमाउंट उसके अंदर होता है। एंथ्रेसाइट कोल इज़ द हार्डेस्ट एंड हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। एंथ्रेसाइट में ये हार्डेस्ट होता है, मतलब बहुत मजबूती वाला जो एक हार्ड कोयला होता है पत्थर के टाइप, एंड हैज़ अ हायर कार्बन कंटेंट, और इसके अंदर हाई उच्च क्वालिटी का कार्बन पाया जाता है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन इसके अंदर पाया जाता है। इट बर्न्स विद अ क्लीन हॉट स्टडी फ्लेम मेकिंग इट सूटेबल। ये जल जाता है कैसे, with a clean hot steady flame making it suitable for being an ideal household and industries fuel। जो हमारे इंडस्ट्रियल में हाउस होल्ड ज़रूरतों के जो इसका यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट इज़ द सॉफ्टेस्ट एंड इज द लो इन कार्बन कंटेंट। लिग्नाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है और कार्बन इसके अंदर कम पाया जाता है। बिटुमिनस इज इन बिटवीन द 2 फॉर्म्स ऑफ कोयल। बिटुमिनस जो होता है ये इन दोनों फॉर्म्स के बीच में होता है, यानी कि बीच का होता है। ये लो हो गया, लिग्नाइट जो होता है ये लो कार्बन पाया जाता है इसमें, और जो एंथ्रासाइट होता है इसमें हाईएस्ट कार्बन पाया जाता है। तो बिटुमिनस क्या है, बिटुमिनस इनके बीच का है, ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है। टाइप्स ऑफ कोल यहाँ पर एक पिक्चर में दिया गया है आपका एंथ्रासाइट, ए पिक्चर एंथ्रासाइट की है, बी में आपका बिटुमिनस दिया गया है, सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड में आपका लिग्नाइट। फॉर्मेशन ऑफ कोल। फॉर्मेशन ऑफ कोल अकर्ड हंड्रेड ऑफ मिलियंस of years ago when there was extensive growth of plant in places like swamps and flooded forest। अब देखिए जो प्लांट्स आपके स्वैम्प और फ्लडेड हो जाते हैं, मतलब बाढ़ वगैरह में टूट जाते हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर दबते गए और कई लाखों सालों बाद इसका फॉर्मेशन कोयले के रूप में हुआ। वैन द प्लांट डाइड दे फेल इनटू द वाटर सैम्प्स। देखिए जब प्लांट डाइड हो जाता है तो वो वाटर सैम्प्स में गिर जाता है। अंडर द वाटर दे डिड नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। पानी के अंदर ये सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करता है। सो द डेड प्लांट्स डिड नॉट डिकम्पोज कम्प्लीटली। ऐसे करके क्या होता है कि धीरे धीरे प्लांट आपका